नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग 11th क्लास का कोर्स चला रहे हैं और 11th क्लास में केमिस्ट्री में हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को शुरू करा है। और कल हमारी एक पहली क्लास हो चुकी थी और आज दूसरी क्लास है हमारी। और हम लोग आज एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोटॉन, जो कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी आप कह सकते हैं, यूजीन गोल्डस्टीन का नाम आपने सुना होगा, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए, तो यूजीन गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स नोट करी थी कैथोड रे में 1886 में। और ये पार्टिकल जो थे, ये कैथोड रे की अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो इन्होंने कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स देखे थे जो कि कैथोड रे के अपोजिट डायरेक्शन में थे, और उन्होंने इनको कैनाल रे कहा। उन्होंने इनको क्या कहा? कैनाल रे कहा। क्यों कहा? बिकॉज दे पास थ्रू होल्स ड्रिल्ड थ्रू अ नेगेटिव प्लेट कैथोड। क्योंकि इन रेज ने जो नेगेटिव प्लेट थी कैथोड वाली, उसको जो ड्रिल की गई थी वहां पर, उसको पास कर दिया था। ठीक है। अब when sufficiently high voltage is applied through an inert gas at low pressure across the electrode, जब हम किसी इनर्ट गैस में एक हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं लो प्रेशर पर, तो इसने ऑब्जर्व करा, गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व करा, ही ऑब्जर्व अ न्यू टाइप ऑफ रेज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने ऑब्जर्व करा कि एक नई तरह की रेज जो है वो निकल रही हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रीमिंग बिहाइंड द कैथोड। वो कहाँ थी? कैथोड के पीछे। ठीक है। मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड से कहाँ की ओर जा रही थी? नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर जा रही थी। दीज आर कॉल्ड एनोड रेज। उन्हें उसने क्या कहा? एनोड रेज कहा, जो यहाँ पर उनका आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी वैसे बोलते हैं, जिससे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जुड़ा हुआ है। अब एनोड रे की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मैकेनिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है बिकॉज दे रोटेट ए लाइट पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर आप कोई पेडल व्हील उनकी पाथ में रखेंगे तो वो उसको क्या कर देगी? रोटेट करना शुरू कर देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये रे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जब ये हैवी मेटल को हिट करती है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिससे कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये रेज फ्लोरेसेंस इफेक्ट फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर दिखाती है। और ये रेज जो होती हैं पॉजिटिवली क्या होती हैं? चार्ज होती है। ये रेज डिफ्लेक्ट होती हैं कहाँ की ओर? टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और एनोड रे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, उसी डायरेक्शन में जो होती है वो एनोड रे जो होती है क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। अब तीसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में, इसको चैडविक के द्वारा किया गया था। तो द ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर जेम्स चैडविक स्मैश्ड अल्फा पार्टिकल इनटू बेरिलियम। उन्होंने बेरिलियम में अल्फा पार्टिकल को स्मैश किया था। और a rare metallic element allowed the radiation that was released to hit another target paraffin wax। और जब उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम में स्मैश किया था, यानी आप कह सकते हैं कि फोर्सफुल डाला था, तो एक रेयर मेटेलिक एलिमेंट जो था उसने अलाउड किया रेडिएशन को। ठीक है। जो कि उस समय रिलीज हुई थी। उस रेडिएशन के कारण दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एन अनचार्ज पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। इसके कारण एक अनचार्ज पेनिट्रेटिंग रेडिएशन का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है। और
द अनयूजुअली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन कंसिस्टेड ऑफ ए अनचार्ज पार्टिकल्स। जो अनयूजुअल पेनिट्रेटिंग रेडिएशन थी वो अनचार्ज पार्टिकल को कंसिस्ट करती थी, ठीक है, हैविंग द सेम मास एज प्रोटॉन, और उसका मास जो था वो कैसा था, प्रोटॉन के जैसा था। These particles were later termed neutrons। इसी पार्टिकल्स को बाद में क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। तो बेरिलियम में हिट करवाया, हिट करवाने के बाद आपको क्या मिला यहाँ पर, न्यूट्रॉन मिला। जेम्स चैडविक का बॉम्बार्डेड बेरिलियम 9 एक्सपेरिमेंट विद अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब यहाँ पर हीलियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और कार्बन 12 एटम फॉर्म्ड होता है, ठीक है, और आपका क्या बनता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, एमिट होता है। ये रिएक्शन है ऊपर वाले की, ठीक है, ये रिएक्शन है ऊपर वाले की। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं। Which of the following condition is suitable for cathode ray discharge tube? कौन सी कंडीशन सुटेबल है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के लिए? तो सिंपल सी बात है, लो प्रेशर होना चाहिए और हाई वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हु डिड द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट? तो आपको पता है कि R.A. मिलिकन के द्वारा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया था। जेईई मेंस 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन आ रखा है कि द वेवलेंथ of an electron of kinetic energy 4.5 into 10 to the power minus 29 joules is इतना into 10 to the power minus 5 m। तो आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को करना है, जो कि क्या रहेगी, वो रहेगा आपका आंसर 7। तो उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो सिंपल सी बात है, ये तो रटना ही पड़ेगा आपको कि रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है 10 टू द पावर माइनस 13 सेंटीमीटर का होता है। इसको आपको रटना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो कंसिस्ट करता है किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की, कि एटॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं। सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ने 1904 में मॉडल दिया था जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी हम कहते हैं, ठीक है। और थॉमसन पहला व्यक्ति था जिसने कि एटम का डिटेल मॉडल जो था वो बताया था। और थॉमसन प्रपोज दैट an atom consists of a uniform sphere of positive charge in which the electrons are distributed more or less uniformly। थॉमसन ने कहा कि एटम जो होता है वो एक स्फीयर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जो कि पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, धारण किए हुए है, और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली, लेस यूनिफॉर्मली मतलब कि अलग अलग तरीकों से क्या है, इसके ऊपर नेगेटिव जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में वो रखा हुआ है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि बंद है और उस बंद के ऊपर किशमिश जो है फैली हुई है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल और रेजिन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। तो इसको आप इतने नामों से जान सकते हैं, प्लम पुडिंग भी कह सकते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं, और वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। इसके ऊपर आपके सामने वीडियो है, अगर आप चाहें तो इस लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का जो मॉडल था उसकी कुछ कमियां भी थी। तो क्या कमी थी, ये कह रहा है कि एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक इसका ये था कि द मास ऑफ एटम इज कंसिडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर दैट एटम। ये इसने जो पहला ड्रॉबैक था कि इसने कहा था कि जो एटम का मास है वो पूरे, सॉरी, जो एटम का मास है वो पूरे इवनली स्प्रेड हो रखा है एटम के ऊपर। और इट इज अ स्टैटिक मॉडल। ये कैसा मॉडल था, स्टैटिक था। मॉडल दो तरीके के हो सकते हैं, एक डायनेमिक हो सकता है और एक क्या हो सकता है, स्टैटिक मॉडल। तो ये स्टैटिक मॉडल था, ठीक है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को नहीं दर्शाता था। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को नहीं दर्शाता था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि
न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये इस मूवमेंट को नहीं दर्शाता था। और इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ये बता नहीं पाया कि जो एटम होता है वो स्टेबल कैसे होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के ऊपर इसके व्यूज नहीं थे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे थॉमसन मॉडल के, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं रदरफोर्ड की, और रदरफोर्ड की अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, जो 1911 में हुआ था, 1911 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू डेमोन्स्ट्रेट द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल। तो यहाँ पर गोल्ड फॉइल रखी हुई है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। तो स्कैटरिंग हो रही थी अल्फा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल से। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड बड़ा इंटरेस्टेड था ये जानने के लिए कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस तरीके से क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। उसको लेकर रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलता है। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया बिकॉज he wanted as thin a layer as possible of about 1000 atom thick। तो वो चाहता था कि मुझे एक ऐसे लेयर मिले जो कि इतनी पतली हो जितना 1000 एटम थिक, ठीक है। अराउंड इट अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट ZNS स्क्रीन इज प्रेजेंट। उसके चारों तरफ ZNS की क्या थी, एक स्क्रीन प्रेजेंट थी। अब आप जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं, जिनका मास 4 म्यू होता है। और ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जिनके पास काफी हद तक क्या होती है, अच्छी अमाउंट की क्या होती है, एनर्जी भी होती है, ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम। तो ये रुदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट करा था कि जब वो अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या करेगा, बम्बार्डमेंट इसके करेगा, तो उसके अंदर मौजूद जो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो होंगे वो अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेंगे, ये उसका मानना था, ठीक है। लेकिन वो ये भी जानता था कि अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन प्रोटॉन्स। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो प्रोटॉन से ज्यादा क्या होते हैं, हैवियर होते हैं। क्योंकि वो ज्यादा हैवियर होते हैं तो इसीलिए उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि कुछ ज्यादा ही लार्ज डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है, कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है रुदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। पहला क्या है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल से बिल्कुल स्ट्रेट क्या हो गए थे, पास हो गए थे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय सम एंगल्स। कुछ क्या हो गए थे, कुछ कोण बनाकर क्या हो चुके थे, डिफ्लेक्ट हो चुके थे, एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो चुके थे। और कुछ जो थे सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड, वो वापस आ गए थे, रिबाउंड होके क्या हो गए थे, वापस आ गए थे, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर कंक्लूजन क्या निकला, इन सब चीजों के ऊपर कंक्लूजन क्या निकला। तो पहली चीज कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम के अंदर जो अधिकांश हिस्सा होता है वो खाली होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, क्योंकि वो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से पूरे ढंग से पास हो गए और किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन वहां पर देखने को नहीं मिला। तो इस बात पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पर जो था, यहाँ पर जो था वो क्या था, अल्फा पार्टिकल जो था वो गोल्ड फॉइल में क्या हो रहा था, पास हो रहा था, ठीक है। इतना क्लियर है, यस और नो। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। एक मिनट बच्चों, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था।
हाँ मैम, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कौन सी वाली? 3 बजे से हो तो चलो ठीक है, मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। सॉरी बच्चों। तो वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि अपने पाथ से क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। क्या इंडिकेट किया इसने कि पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का, वो बहुत ही कम स्पेस में होता है। ठीक है, दूसरा, तीसरी बात क्या बोली थी? तीसरी बात उन्होंने ये कही थी, तीसरी बात उन्होंने ये कही थी, 1 मिनट। हाँ, तीसरी बात उन्होंने ये कही थी, एक मिनट। A very small fraction of alpha particles were deflected by large angles। और बहुत ही कम जो फ्रैक्शन का हमें देखने को मिलता है वो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट दिखे। तो डिफ्लेक्ट दिखने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं पर, कहीं ना कहीं पर वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज वहां पर मौजूद होगा, ऐसा पॉजिटिव चार्ज वहां पर मौजूद होगा। ठीक है, और दो मास, जो मास है गोल्ड एटम का, वो कॉन्सेंट्रेटेड है वेरी स्मॉल वॉल्यूम में। ठीक है, जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस। तो वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या था, वो न्यूक्लियस था, जहां से चीजें क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, और डेटा से इस डेटा से ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो 10⁻15 है, और इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, ये भी इन्होंने निकाला था। अब रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम क्या बोलता है? ये सारे ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम निकाला, और इस मॉडल में, हेलो हाय टीम, इस मॉडल में इन्होंने कहा कि एटम इज अज्यूम टू बी ए होलोस्फीयर। एटम जो है वो कैसा है, होलोस्फीयर की तरह है। द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड। जो पॉजिटिव चार्ज है और मास ऑफ द एटम है वो क्या है, बहुत ही डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। और दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड, और उसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया रदरफोर्ड की द्वारा। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स that move around the nucleus with a very high speed in circular path called orbit। तो न्यूक्लियस के सराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में, जैसे न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों ओर जो है वो एक निश्चित ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग में है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सोलर फैमिली में सन होता है। तो इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, जुड़े हुए। ठीक है, अब एक मॉडल है जिसको बोलते हैं प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम, या उसको हम बोलते हैं नील्स बोहर प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। नील्स बोहर प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम इसको कहा जाता है। नील्स बोहर
प्रपोज द प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम इन 1913। 1913 में नील्स बोर के द्वारा एक प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम 1913 में बताया गया था, दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जस्ट एज ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन सोलर सिस्टम। जैसे सोलर सिस्टम में चारों तरफ उसके क्या करते हैं, जो ग्रह हैं वो चारों ओर उसके घूमते हैं, उसी तरीके से इन्होंने नील्स बोर ने इसको बताया था कि जिस तरीके से सोलर सिस्टम है, सन बीच में है, चारों ओर ग्रह जो है, प्लैनेट जो है वो घूम रहे हैं। ठीक है, और जैसे ठीक है 1913 में ये बताया था। ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल देख लेते हैं। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये थ्योरी जो थी ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इलेक्ट्रॉन लूज इट्स एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एट एवरी टर्न। इसके कारण इलेक्ट्रॉन को प्रत्येक टर्न में क्या करना चाहिए, एनर्जी को लूज करना चाहिए, एंड मूव्स क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और क्लोज जाना चाहिए न्यूक्लियस के। ठीक है, द अल्टीमेट रिजल्ट विल बी दैट इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो बाद में क्या होना चाहिए था कि भाई कि उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, जिसके कारण एटम जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा। ये ऐसा रुदरफोर्ड बता नहीं पाया। तो इफ द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली लूज करेगा, द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूस। तो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम जो होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बट द एक्चुअल ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें वेल डिफाइंड लाइंस होती हैं डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की। हेंस द लॉस ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन एन एटम। इसीलिए लॉस ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है किसी एटम के अंदर। ओके, क्लियर है। चलिए अब बताइए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। इसको रट लीजिए कि एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसका जितना नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर कहलाता है एलिमेंट का। एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का। ठीक है, ठीक है। For neutral atom, number of electron is equal to number of proton for an ion. That number of electrons is equal to Z charge on ion. Z is equal to number of protons only. ठीक है, तो यहाँ पर जो है मान लो X एक एलिमेंट का सिंबल है, तो A जो है उसका मास नंबर है, Z जो है वो एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर जो है सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट आपके सामने दिए गए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, मास नंबर इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं, और सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड मास नंबर। यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं,
मास नंबर कहते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, आपसे माइनस कर लीजिए A माइनस जेड, तो A इज ऑलवेज अ होल नंबर, इसको याद रखिएगा, एक जो होगा हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, तो ये था आपका मास नंबर। तो आज के लिए इतना काफी रखते हैं बेटा, क्योंकि मैं एक मीटिंग में हूँ तो मुझे मीटिंग में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।